अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉर्क को। इससे पहले वेक्टर्स के बाकी टॉपिक्स हो चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम टॉर्क को एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्क को, या इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है? देखो, हमने लीनियर मोशन पढ़ी है और हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो, वो फोर्स उस बॉडी में लीनियर मोशन या लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी है और इसमें हमने लीनियर मोशन पैदा करनी है, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करनी है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब ही हम इसी डायरेक्शन में लीनियर मोशन या लीनियर एक्सेलरेशन पैदा कर सकेंगे। यानी कि फोर्स इज़ द कॉज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोशन। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है, मान लो इसको, और यहाँ पे हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इस फोर्स की वजह से अगर ये बॉडी रोटेट करती है, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो फोर्स के इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। यही मोमेंट ऑफ फोर्स है। क्या चीज़ कि अगर किसी फोर्स की वजह से किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट पैदा हो तो फोर्स के ऐसे इफेक्ट को हम टॉर्क कहेंगे। मतलब जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हुए रोटेशंस में या एंगुलर मोशन में करता है। फोर्स लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और टॉर्क एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो यही चीज़ है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम डिफाइन करेंगे। पहले डिफिनीशन लिखो सिंपल सी कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि फोर्स के मूवमेंट को हम टॉर्क कहते हैं। लेकिन फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स, इससे क्या मतलब हमें? देखो, ये वैसे अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो, इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है? इसको थोड़ी देर बाद, अभी नहीं समझा सकता क्योंकि इसके लिए एक चीज़ डिफ़ाइन करनी होगी। वो जब हम डिफ़ाइन करेंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन एक लिखो कि द टर्निंग इफेक्ट produced in a body due to application of force is called torque। फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। ये इसका सिंबल है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी यूनिट वगैरह चीज़ें ये बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। और हम लेंगे एग्जांपल एक नट का। मान लो ये नट है। चूँकि ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी डिफाइन हुई है तो इसके लिए हम एक इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। और इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें तमाम वो फैक्टर्स जानने होंगे जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स हम इस एग्जांपल से जानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने रोटेट करना है एक स्पैनर की मदद से। मैं ज़रा स्पैनर बनाता हूँ यहाँ पे। ये हुआ हमारा स्पैनर और इसकी मदद से हमने इस नट को रोटेट करना है, ठीक है? और तमाम वो फैक्टर्स जानने हैं जिस पे टॉर्क डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर जो कि डेफिनेशन में ही गिवन है, फोर्स। देखो, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते तो इसमें रोटेशन पैदा नहीं हो सकती।
यानी कि टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा, मतलब टॉर्क ही पैदा नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे कुछ फोर्स तो अप्लाई करना होगा, और जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, और जितना कम फोर्स उतना ही कम टर्निंग इफेक्ट। यानी कि टॉर्क जो है या टर्निंग इफेक्ट ये डिपेंड्स अपॉन फोर्स। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मान लो 10 न्यूटन का फोर्स पहले लगाते हैं, तो मान लो कि ये हाफ साइकिल तक रोटेट कर पाता है, और फिर जब हम इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करते 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 वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे रुक जाता है। यानी कि 10 न्यूटन की वजह से पैदा होने वाला टर्निंग इफेक्ट 20 न्यूटन के टर्निंग इफेक्ट के हाफ है। या ये कहो कि जब हम फोर्स को डबल करते हैं तो टर्निंग इफेक्ट भी डबल हो जाता है। यानी कि टॉर्क का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को वेरी करके देख लिया कि फोर्स पे ये डिपेंड करता है। अब ज़रा इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी चेंज करते हैं। यानी कि हमने 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाया था, अब ज़रा यहाँ पे और यहाँ पे इन जगहों पे लगाते हैं। तो जब हमने फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का लगाया वही फोर्स, लेकिन यहाँ पे हाफ साइकिल ये कवर नहीं कर पाता, हमने ये देखा। कैसे? देखो, जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट तो पैदा हुआ, लेकिन ये कंप्लीट यहाँ तक ना पहुँचा, बल्कि इस रीजन में यहाँ पे कहीं पे ये आके ठहर गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम फोर्स को यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को इस पॉइंट के क्लोज लेके आते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट, इसके क्लोज लेके आते हैं उतना ही टॉर्क कम होता जाता है। तो मतलब टॉर्क डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे भी। कौन सा डिस्टेंस? इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक के डिस्टेंस, या अगर ये यहाँ तक है तो ये वाला डिस्टेंस, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ये एक वेक्टर है, इसको डिफाइन करेंगे, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर डिफाइन कैसे करेंगे कि द डिस्टेंस, डिफाइन खुद करो, ठीक है, मतलब खुद लिख लो कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। तो जो टॉर्क है वो मतलब इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और किस तरह से डिपेंड करता है कि अगर हम आर को कम करेंगे तो टॉर्क भी कम होगा, और आर को ज़्यादा करेंगे तो टॉर्क भी कम होगा। और जब अगर ये आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, जब हम आर को हाफ करते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तब हम देखते हैं कि जो टॉर्क है या जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस फोर्स की वजह से इस स्पैनर को रोटेट करते करते बिल्कुल 90 पे रोक देता है। यानी कि इसको सिर्फ क्वार्टर साइकिल तक घुमा सकता है, ठीक है, क्वार्टर साइकिल तक घुमा सकता है। कब? जब 10 न्यूटन का फोर्स आर हाफ पे लगे। यानी कि जब आर हाफ हुआ तो जो टॉर्क है वो भी हाफ हुआ, मतलब टॉर्क का आर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो अब तक हमने सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही चेंज किया, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ही चेंज किया। अब ज़रा इसका मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी चेंज करते हैं कि डायरेक्शन को चेंज करने से क्या टॉर्क पे इफ़ेक्ट होगा इसका या नहीं, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन भी टॉर्क को अफेक्ट करता है तो इसका मतलब जो आर और एफ के दरमियान एंगल होगा, मतलब टॉर्क उस पर भी किसी तरीके से डिपेंड करता है। तो जब हमने यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को चेंज किया, वही 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन हमने इस डायरेक्शन में
इस बार लगाया 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, ये आर वेक्टर है, ठीक है। जब हमने इस डायरेक्शन में लगाया तब हम क्या देखते हैं कि जो टॉर्क है वो फिर से कम हो रहा है, यानी कि पहले अगर ये यहाँ तक पहुँच रहा था तो अब ये फिर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बल्कि ऊपर कहीं रह जाएगा रास्ते में। तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो इस एंगल पे भी डिपेंड करता है। पहले एंगल क्या था इन दोनों के दरमियान 90, और जब हमने एंगल को 90 से कम किया तो टॉर्क भी कम हुआ, यानी कि टॉर्क किसी तरीके से डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन थीटा, यानी कि टॉर्क किसी तरीके से थीटा पे डिपेंड तो करता है, लेकिन कैसे करता है वो ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चंद एंगल्स पे, स्पेसिफिक एंगल्स पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जब हमने वैल्यूज़ फाइंड की तो हमें क्या मिला कि जब 30 डिग्री था तब जो टॉर्क की वैल्यू थी, उसको टाउ प्राइम मान लो, वो पहले वाली जब ये फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर था उस वैल्यू के हाफ हो गई, और जब ये 45 डिग्री तब टाउ प्राइम टाउ के 1/√2 टाइम्स हो गया था, और जब ये 60 डिग्री तब ये √3/2 टाइम्स हो गया था, यानी कि टाउ प्राइम इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स टाउ। और जब 0 डिग्री तब ये 0 हो गया था, और 90 डिग्री पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यूज़ 1/√2, 1/2, 1/2, √3/2, 0, ये तो साइन फंक्शन देता है इन एंगल्स पे, यानी कि टाउ थीटा पे डिपेंड नहीं करता, टॉर्क थीटा पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टॉर्क डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा पे, थीटा के साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है। और जितना साइन फंक्शन ज़्यादा होगा उतना ही टाउ ज़्यादा होगा। 90 पे मैक्सिमम 1 वैल्यू देता है तो उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा, और जितना साइन थीटा कम उतना ही टॉर्क कम। मतलब साइन थीटा के साथ भी टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन है। तो 3 फैक्टर्स हमारे पास आए। इसके बाद हमने और भी चीज़ों को वेरी किया और भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, लेकिन हमें कोई और फैक्टर नज़र नहीं आया। तो 3 ही फैक्टर्स आए हमारे पास। अब इन 3 फैक्टर्स को हमने एक साथ एक ही इक्वेशन में रखना है, ठीक है, इक्वेशन बनाना है ना, तो सबको एक साथ करेंगे। ये आर है, ये आर है, तो उसके लिए हम कॉमन प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, और जब सारे डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं टॉर्क के साथ तो इसका मतलब सारे मल्टीप्लाई होंगे, एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। और अगर यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊँ तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के 1 वैल्यू रखता है यहाँ पे, क्योंकि जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होता है। ये सारा ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ये सारा कुछ जाना जाता है, हम तो सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो फाइनली जो है हमारे पास इक्वेशन आई वो ये है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या ये वही चीज़ होगी? बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब क्या है? आर और एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़रा बनाते हैं कि जब फोर्स यहाँ पे किसी ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तब, और ये आर मान लो, तब जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट फोर्स का क्या होगा? एफ कॉस थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वही सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए आर का मैग्नीट्यूड और एफ का वो कंपोनेंट जो आर के साथ परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से टॉर्क आएगा। और जो
ये वाला कंपोनेंट है जो बिल्कुल आर के साथ पैरेलल है, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और इस डायरेक्शन में खींचने से ये इसमें लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोशन तो प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन रोटेशनल नहीं, ठीक है। और लीनियर भी चूँकि ये फिक्स होगा नट, तो इसी वजह से लीनियर भी नहीं कर सकता और ना ही रोटेशनल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका वहाँ पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है जो इस स्पैनर को रोटेट कर सके। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है। सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रोटेशन करा सकता है, इसी वजह से सिर्फ इस कंपोनेंट को हमने लिया है। यानी कि टॉर्क प्रोडक्ट है आर के मैग्नीट्यूड का और एफ के उस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का जो आर के साथ परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एफ और आर साइन थीटा तो भी वही चीज़। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि ये अगर फोर्स है, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे आर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा फोर्स के साथ, उसका मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के प्रोडक्ट करने से हमारे पास टॉर्क आएगा। ये आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला आर साइन थीटा। यानी कि जो टॉर्क है वो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और आर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा। हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा डिफाइन करेंगे। इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम कहते हैं, इसको मिटाता हूँ, इसे कहते हैं मूवमेंट आर्म। अब ये क्या है? तो इसको डिफ़ाइन करो क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑन फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। एक तो ये डेफिनेशन है, लिखो कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑन फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। या दूसरी डेफिनेशन कि द शॉर्टेस्ट distance from pivot point या pivot to the point of application of force, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म और पोजीशन वेक्टर अलग अलग चीज़ें हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा, यानी कि ये एक वेक्टर है, अपना ये डायरेक्शन रखता है, ठीक है। इसका फोर्स के साथ कोई एंगल होगा, 90 के अलावा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। अगर 90 होगा तो हम पोजीशन वेक्टर को मोमेंट आर्म कह सकते हैं। अगर 90 एंगल है तब हम पोजीशन वेक्टर को मोमेंट आर्म कह सकते हैं। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं है तो पोजीशन वेक्टर अलग चीज़ है और मोमेंट आर्म अलग चीज़ है। मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, फ्रॉम पिवट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे पॉइंट नहीं बल्कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखो कि फ्रॉम पिवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर का एफ के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हम ये जानते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एनी पॉइंट से किसी लाइन पे होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसी वजह से हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। और इसे लिखेंगे कैसे? यानी कि इक्वेशन आर साइन थीटा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो इसको याद करो, लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन आगे ज़रा इस इक्वेशन को और भी देखते हैं, और भी थोड़ा सा देखेंगे इस इक्वेशन को कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट
याद है तो वहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ऐसी क्वांटिटी कि जो दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करे और उसके अलावा उनके दरमियान बनने वाले एंगल के साइन फंक्शन पे भी डिपेंड करे, तो ऐसी क्वांटिटी को हम उन दो क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। और यहाँ पे अगर टॉर्क को हम देखें तो ये क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड करती है और उसके अलावा इनके दरमियान बनने वाले एंगल के साइन फंक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशंस पे उतरता है। तो मतलब टॉर्क एक वेक्टर होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम इसे एक वेक्टर के तौर पे लिखेंगे और इसके बाद सारा कुछ जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया था वही टॉर्क के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक बल्कि यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखो इसकी कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई। कैसे कि हमने टॉर्क को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया क्योंकि ये दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है और साथ में उनके एंगल्स के साइन फंक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो अगर ये एक वेक्टर है, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो मतलब इसका कोई डायरेक्शन भी होगा और उस डायरेक्शन को हम n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे। और ये n यूनिट वेक्टर क्या होगा कि अगर ये r है, r वेक्टर और ये f वेक्टर, इनके दरमियान एंगल थीटा, तो ये n का मतलब इन दोनों से बनने वाला जो प्लेन होगा, ये जिस प्लेन पे लाई करते हैं, अगर ये बोर्ड वो प्लेन है तो इस प्लेन के साथ इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन होगा। मतलब अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर इस प्लेन पे लाई करते हैं तो जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन या तो आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा, या इसका इनटू द बोर्ड इनटू द प्लेन होगा। दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं और उन डायरेक्शंस को हम n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। n का मतलब नॉर्मल और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्शन इन दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में r क्रॉस f इस डेफिनेशन के मुताबिक, या इसको हम f क्रॉस r भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों से टॉर्क आएगा। पर इन दोनों में से हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि इन दोनों का ये दोनों सेम नहीं हो सकती, ये इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इसका और उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम टॉर्क के लिए ये वाली वैल्यू ले या ये कौन सी, इसके लिए हम इसके डायरेक्शंस को जानेंगे कि इसका कौन सा डायरेक्शन आता है, इसका कौन सा, और फिर हम देखेंगे कि हमने ये लेना है या ये। तो मैं अगर इस डायग्राम से देखूं, r क्रॉस f से अपवर्ड आउट ऑफ द प्लेन टॉर्क आता है और हम इसमें फिंगर्स को टर्न करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मैंने क्रॉस पर बताया था कि अगर फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया जाए और टॉर्क हमारे पास या वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन आए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इनटू द प्लेन आए और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न करें तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे r क्रॉस f से आउटवर्ड और f क्रॉस r से इनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। मतलब इन दोनों को हम इक्वल तब लिख सकते हैं अगर हम f क्रॉस r के साथ नेगेटिव लगाएं। लेकिन टॉर्क को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि r क्रॉस f से ही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्सीस बनाऊँ, एक्सीस ये y, ये x और ये z, अगर जो r वेक्टर है वो इस पे लाई करता है और f वेक्टर इस पे लाई करता है
तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस एफ से हमारे पास जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो टॉर्क का डायरेक्शन पॉजिटिव जी एक्सिस में होगा। इसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज होगा एफ क्रॉस आर उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, ठीक है, बल्कि नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज वो नेगेटिव होगा। इससे हमारे पास टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आता है, ये पॉजिटिव, और इससे क्लॉकवाइज ये नेगेटिव। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो यहाँ पे अगर ये आर है ये एफ है तो यहाँ पे टॉर्क के कौन से डायरेक्शंस हमने जाने, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। चूंकि टॉर्क के सिर्फ दो डायरेक्शंस पॉसिबल है और टॉर्क सिर्फ एक्सिस पे लाई करता है तो टॉर्क को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। टॉर्क क्या है, एक्सियल वेक्टर, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला हर वेक्टर एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल का मतलब ये सिर्फ एक्सिस पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, इसी वजह से एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एंगुलर मोशन रोटेशन में सारे जो वेक्टर्स आप पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह, वो सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। तो टॉर्क भी एक्सियल वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सियल इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि ये फोर्स और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और आर का मीटर, न्यूटन मीटर। साइन थीटा का वैसे भी यूनिट नहीं होता। और इसके अलावा जो इसके डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस वो ml स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर है, ये मैंने डायमेंशंस में बताए थे आपको। और जो टॉर्क के डायमेंशंस हैं यही डायमेंशंस एनर्जी के भी हैं और यही डायमेंशंस वर्क के भी हैं। एनर्जी कोई भी हो सकती है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसके ये डायमेंशंस होंगे, और वर्क के भी ये डायमेंशंस हैं। तो अब ज़रा इसके चंद स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं। स्पेशल केसेस कि थीटा पहले अगर 90 हो तब टॉर्क क्या होगा, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, यानी कि आर के मैग्नीट्यूड और एफ के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तब टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 0 होता है। अगर थीटा 270 डिग्री है तब टॉर्क आर क्रॉस एफ के मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा को जरा नोट करो, क्या चीज़ है, कौन सा एंगल है। तो अगर ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है और ये थीटा है, आपको कई जगहों पे थीटा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि दिस इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, स्मॉलर एंगल ले सकते हैं, लेकिन अगर यही फोर्स इस डायरेक्शन में हो और यही एंगल बनाता हो थीटा, तब तो इस फोर्स से और इस फोर्स से सेम टॉर्क आएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड में सेम है, सेम टॉर्क आएगा, लेकिन टॉर्क यहाँ पे सेम है नहीं, क्योंकि उससे एंटी क्लॉकवाइज और इससे क्लॉकवाइज आ रहा है। तब हम कैसे इसको क्लॉकवाइज बनाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस टॉर्क को नेगेटिव करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे। अगर थीटा को मतलब स्मॉलर एंगल ले रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो बातें लिखो कि अगर थीटा को स्मॉलर एंगल लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन पहली बात ये कि थीटा को हमेशा आर से एफ तक ही मानना पड़ेगा, यानी कि ये इसको पहले डायरेक्शन देना होगा, डायरेक्शन, इसको एक वेक्टर मानना होगा, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम आर टू एफ है, आर टू एफ है पहली बात कि, यानी कि डायरेक्शन इज फ्रॉम आर टू एफ, एफ टू आर नहीं लिखना, आर टू एफ। और दूसरा
कि अगर इसका डायरेक्शन r to f है तो इसके दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज हो तब टॉर्क को r क्रॉस f लिख के पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज हो तब टॉर्क को r क्रॉस f लिख के नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज तब टॉर्क को पॉजिटिव, और अगर थीटा क्लॉकवाइज है तब टॉर्क को नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे दोनों केसेस में पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी 180 से छोटा है और ये वाला एंगल भी 180 से छोटा है, तो साइन दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। साइन इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा साइन फंक्शन कि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो इसीलिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा थीटा के डायरेक्शन की मदद से। और दूसरा कि इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपको थीटा स्मॉलर एंगल नहीं लेना तो थीटा को आप ले सकते हैं ऐसा एंगल कि जो ऑलवेज फ्रॉम r to f होगा। ठीक है, थीटा को फिर कैसे ले सकते हैं, दूसरे केस में कैसे ले सकते हैं कि इसको फ्रॉम r to f ही लेना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि r to f ही लेना है और ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑलवेज, ये इसकी पहली बात हुई, और दूसरी बात ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है थीटा को। और तब टॉर्क को बस ऐसे ही लिख दो, r क्रॉस f ही लिख दो। आपने इसके साथ खुद नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगाना, बल्कि वो साइन थीटा, अगर ये वाला एंगल 180 से बड़ा आ रहा है, एंगल फ्रॉम r to f है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, हम ले सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा आपको खुद ही ये नेगेटिव बना देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क को खुद ही साइन थीटा नेगेटिव बना देगा, क्योंकि ये एंगल 180 से बड़ा आ रहा है, तो साइन थीटा इसको नेगेटिव बना देगा, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा और हमारे पास टॉर्क नेगेटिव आ जाएगा, और हम ये जान पाएंगे कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो दो तरह से थीटा को आप ले सकते हो, एक स्मॉलर एंगल, एक एंगल फ्रॉम r to f हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ ज़रा, कि अगर r और f के दरमियान एंगल, ये r है, r, ये f, इसको भी f मान लो, ठीक है, f प्राइम मान लो। अगर एंगल 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, तब जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन थीटा 0 से 180 के दरमियान पॉजिटिव वैल्यू देगा, और साइन थीटा 180 से 360 तक नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी कि अगर ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड में है और इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम आ रहा है, तो इन दोनों से बनने वाला टॉर्क सेम होगा। ठीक है, एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे, यहाँ पे इसका एंगल भी थीटा है, इसका एंगल भी थीटा है, सेम मैग्नीट्यूड में है, तो इसका भी कंपोनेंट उतना ही होगा जितना इसका है। तो मतलब इन दोनों से बनने वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा और सेम होगा। तो साइन थीटा 0 से 180 के दरमियान पॉजिटिव और 180 से 360 के दरमियान नेगेटिव होता है, यानी कि टॉर्क 0 से 180 के दरमियान पॉजिटिव और 180 से 360 के दरमियान नेगेटिव। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो यहाँ पे टॉर्क को ख़त्म करते हैं, इसमें और कुछ नहीं बचा, बल्कि रुको, यहाँ पे तो एक चीज़ मैं बताना आपको भूल ही गया, वो ये था कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। वो मैंने उस वक्त तभी आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमने मोमेंट आर्म को पहले डिफ़ाइन करना था। तो यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो किसी पॉइंट पे लगे, यानी कि अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के साथ किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो फोर्स लगे, ऐसे फोर्स को हम
मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ऐसा फोर्स जो किसी पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगे, या अगर कोई बॉडी है, मान लो ये कोई ब्लॉक है, अगर फोर्स बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास पे लगे तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स मान लो यहाँ पे लगता है इस पॉइंट पे, तो ये चूंकि इसके सेंटर ऑफ मास के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा, तो इसी वजह से ये इसमें रोटेशन पैदा करेगा। ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, तो इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसीलिए टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगने वाला फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगे उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से टॉर्क हमारे पास R क्रॉस F, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इक्वेशन हमने लिखा था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू F और R साइन थीटा। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स, यानी कि फोर्स जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगे तो ऐसे फोर्स को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या यही मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क भी है, क्योंकि टॉर्क भी इसी चीज़ के बराबर है। तो टॉर्क को एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखूँ, एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉर्क असल में मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है। मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है, इसी वजह से हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, तो उसको सिंपली ये बता दो कि ऐसा फोर्स जो किसी पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगे उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये मूवमेंट इस मोमेंट आर्म से ही निकला है। मोमेंट का मतलब ये मोमेंट आर्म। तो बस यहाँ तक ही। अगली वीडियो में इसके MCQs करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।